हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ पर। और आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया के बारे में। देखिए, स्टैटिक जीके की तरफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है, और भारत में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। या फिर कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो भविष्य में हमारे सामने आएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। न्यूक्लियर एनर्जी का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जिस पर हम लोग काफ़ी निर्भर हो रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल एनर्जी के सोर्सेज थे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम जो है, ये हमेशा हमारे साथ नहीं बने रहेंगे। आप हर बार न्यूज़ में सुनते होंगे कि इनकी मात्रा जो है कम होती जा रही है, और हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज के बारे में सोचना होगा जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है अपने आप में एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। देखिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के। ये आपके लिए खतरनाक भी हैं, और अगर आप अच्छे तरीके से यूज़ करें तो आपके लिए यूज़फुल भी काफ़ी होते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का टॉपिक बहुत ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाए। करंट अफेयर्स की वीडियो, स्टैटिक जीके की वीडियो, साथ ही साथ सीटेट, DSSB या KVS एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम्स की, तो उससे रिलेटेड भी सारी वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी। साथ ही साथ आपको वैकेंसीज़ की भी वीडियोस यहाँ पे मिल जाती हैं। जो करंट वैकेंसीज़ होती हैं, लेटेस्ट वैकेंसीज़ होती हैं, उनकी वीडियो भी मैं आपके लिए ज़रूर डालती हूँ। तो चलिए, बिना देरी के जो है हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज का हमारा फोकस जो है भारत पर है, तो हम भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में जानेंगे कि इंडिया में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है दो तीन तरीक़ों से होती है: न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर डिके। तो 3-4 प्रोसेस है जिनके थ्रू जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इसमें जो बेसिकली जो जितने भी दुनिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, मोस्टली में न्यूक्लियर फिजन का यूज़ किया जाता है। और इसमें बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ होता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम। इन एलिमेंट्स का जो है यूज़ किया जाता है और इससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। खैर, जो साइंस के बच्चे हैं उनको पता ही होगा इस प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में आपके लिए ज़्यादा जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि क्या क्या पूरा प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन का या फ्यूजन का, क्योंकि दिस इज़ नॉट अबाउट साइंस। सो आज हम इसमें सिर्फ जीके के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि क्या चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो गाइस, क्योंकि आज हमारा फोकस जो है इंडिया पर ही है कि इंडिया में कौन कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी एक चीज़ जान लेते हैं कि आखिर ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, इनका जो संचालन है वो कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, उसके अंदर जो है ये जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये काम करती है, यानी कि NPCIL जो है वो काम करती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत। ठीक है, उससे पहले भी होता है, सबसे ऊपर तो होता है वैसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उसके बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है और ये जो है देखरेख करता है NPCIL की। उसके बाद जो NPCIL है वो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो है संचालन करता है। तो मैंने हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का प्रचालन और क्रियान्वयन जो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, NPCIL के द्वारा किया जाता है। उसके बाद थोड़ा हम NPCIL के बारे में जान लेते हैं। तो NPCIL जो है, नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो मुंबई में बेस्ड है, बेसिकली हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, इज़ एन इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी दैट इज़ होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जो है ऑन करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी भारत सरकार के अंतर्गत है। ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा संचालित है। तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये प्रॉपर एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। उसके बाद हम देते हैं, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जो मैंने आपको भी बताया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो इसकी देखरेख करता है, मतलब उसके अंडर ये काम करती है। उसके बाद इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन सितंबर 1987। तो सितंबर 1987 को जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर कंपनी एक्ट 1956। तो जो कंपनीज एक्ट है 1956 का, उसके अंतर्गत जो है इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। इसे अगस्त 1987 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो है बनाया गया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको NPCIL के बारे में याद रखनी है, क्योंकि देखिए जितने भी बैंक्स एग्जाम होते हैं, SSC का एग्जाम हो गया, DSSB का एग्जाम हो गया, GK पोर्शन में इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनकी देखरेख जो है ये NPCIL करता है। हालांकि इसके अलावा भी कुछ हैं, 1-2 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, लेकिन जो मेन है वो यही है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है।
अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि NPCL जो है वो अकेली तो नहीं है, इसके अलावा भी कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, लेकिन आपके लिए दूसरी एक और यूनिट है जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो NPCIL जो है वॉज द सोल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑपरेटिंग इंडियाज़ कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टिल सेटिंग अप ऑफ भाविनी विद्युत निगम इन अक्टूबर 2013। देखिए, मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो जो ये NPCL है, ये अक्टूबर 2013 से पहले जो है अकेली कंपनी थी, अकेली इंडिया की ऐसी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी जो कमर्शियली जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को देख रही थी। लेकिन जब से भाविनी विद्युत निगम की स्थापना हुई अक्टूबर 2013 में, उसके बाद जो है कुछ काम जो है भाविनी विद्युत निगम देखती है, लेकिन इसका भी एक पर्टिकुलर एरिया है। मतलब जो मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो NPCIL है, क्योंकि मैं आपको भाविनी के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई सिर्फ NPCIL है या फिर कोई और भी है। तो जो भाविनी विद्युत निगम है, जो ये भाविनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड जो है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 22 अक्टूबर 2003। तो 22 अक्टूबर 2003 को ये इस्टेब्लिश की गई थी एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। देखिए, कंपनीज एक्ट आपको याद रखना है। कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत जो है इस भाविनी जो विद्युत निगम है इसकी जो है स्थापना की गई थी। और बेसिकली इसका काम क्या था? इसका काम था टू कंस्ट्रक्ट एंड कमीशन द फर्स्ट 500 मेगावाट की जो ये फास्ट ब्रीड रिएक्टर्स होते हैं कलपक्कम तमिलनाडु में जो है, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको मेन चीज़ जो है इसको इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया था बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो कलपक्कम में है, और यहाँ पे फास्ट ब्रीड रिएक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये भाविनी जो है, ये नहीं है कि पूरे ही सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में प्रॉपर 50-50% के हिस्सेदारी के साथ काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन बॉडी है वो आपकी NPCIL ही है। भाविनी बेसिकली काम करती है, इस कलपक्कम को ही देख रेख करती है, लेकिन इसको भी पूरी तरह से मेंटेन जो है NPCIL ही करता है। और साथ ही साथ अगले जो भी फास्ट ब्रीड रिएक्टर्स होंगे आगे के, उसके लिए भी इस भाविनी का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इट इज़ होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसकी ओन किया जाता है, और अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है इसको NPCIL को और साथ ही साथ भाविनी दोनों को ही कंट्रोल करती है। तो मेन बॉडी हमारी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये हमारी मेन बॉडी है। अब जो है हम बात करेंगे कि वाई डू वी नीड न्यूक्लियर एनर्जी, हमें न्यूक्लियर एनर्जी की जो है ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। इसके अगर नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। ये पूरी तरह से मैं कहूँगी कि पूरी तरह से कामयाब भी नहीं है कि हम सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी पर डिपेंड हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स बेसिकली बताती हूँ। तो देखिए, पहले हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी ऑप्शन। अगर आप दूसरे फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी को देखें, जैसे कोल हो गया, गैस हो गया, तो इन सब के मुकाबले में जो ये है ये क्लीन एनर्जी है। ठीक है, इनसे बहुत पॉल्यूशन होता है, दूसरी जैसे आपका गैस से हो गया या फिर कोल से आपकी प्रोड्यूस होती है जो भी एनर्जी, तो इन सब से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इससे कम पोल्यूटेड है ये न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा, लो कार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने बताया कि लो कार्बन सोर्स है यानी कि पोल्यूशन कम होता है। ये मैंने हालांकि कुछ थोड़े पॉइंट्स लिखे हैं, वो आपको मैं पूरा बताती हूँ कि क्या क्या इसके बेसिकली हैं। तो अगर हम बाकी ग्रीन हाउस गैसेस को देखें, जैसे कि बहुत सारी ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं, तो जितनी हम गैस में या कोयला में या जितने भी फॉसिल फ्यूल प्लांट्स हैं उससे जितना भी पोल्यूशन होता है उससे कम होता है, इसमें कम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, तो इसलिए अच्छी है। साथ ही साथ इनसे जो गैस कोयला या फॉसिल फ्यूल वाले जितने भी आपके एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, इनसे जो है ये सस्ती पड़ती है न्यूक्लियर एनर्जी, हमें इससे चीप पड़ती है। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादा आउटपुट इसमें न्यूक्लियर एनर्जी में ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, उसके बाद आपके लिए बेनिफिट देना स्टार्ट करता है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में जो है आपको आउटपुट ज़्यादा मिलता है। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू आप जॉब्स क्रिएशन भी बोलते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है इससे जॉब भी बड़े लेवल पर क्रिएट की जाती हैं, तो जॉब क्रिएशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो हम टोटली न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आप सभी को पता होगा कि चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था, फिर जो आपको पता है कि अमेरिका ने जापान पर जो परमाणु बम गिराए थे उसको भी आज तक कोई नहीं भूल पाया है, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे उन्होंने गिराए थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और आज के टाइम पे जबकि काफ़ी देशों के पास जो है न्यूक्लियर पावर जो है वो आ चुकी है,
तो इस टाइम पे जो है ये अपने आप में खतरा भी बनती जा रही है। हालांकि अब जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हम अपने एनर्जी पर्पज से या फिर इलेक्ट्रिसिटी पर्पज से इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, या फिर हमारा यूएसए हो गया, रशिया हो गया, इन सब के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अगर जब भी कोई बात होती है थर्ड वर्ल्ड वॉर की, तो ये माना जाता है कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि हमारे पास इतने मास वेपन्स बन गए हैं न्यूक्लियर पावर के, जिनसे हर कंट्रीज़ के पास हो गए हैं ऑलमोस्ट, मतलब जितने भी मेन कंट्रीज़ हैं उनके पास तो है ही। तो इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होगा। तो ये एक तरह से पूरा कारगर जो है एफिशिएंट सोर्स हम नहीं मानते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ इसकी कमियां हैं जो हमेशा खतरा बनी रहती हैं। और साथ ही साथ जो डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, जो हादसे हो जाते हैं, जैसे चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था, वो अपने आप में कितना बड़ा डिज़ास्टर था। तो इस तरह से इन चीज़ों का भी खतरा हमेशा न्यूक्लियर एनर्जी में बना रहता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियाज़ एनर्जी नीड्स आर वास्ट एंड ग्रोइंग, क्योंकि देखिए इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और इंडिया अपने आप में काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो इसकी एनर्जी नीड्स भी बहुत ज़्यादा है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द फिफ्थ लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर, मतलब 5वीं लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है इंडिया, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास बहुत शॉर्टेज है एंड सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। अब आए दिन अखबार में सुनते हैं कि इस यूपी के गाँव में बिजली नहीं पहुंची है, बिहार के गाँव में बिजली नहीं पहुंची है। तो इतने, मतलब हम 5th लार्जेस्ट हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात है तो हम पूरे वर्ल्ड में जो है 5वें नंबर पर आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कोने कोने तक बिजली अब तक नहीं पहुंची है। हालांकि चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का काम, लेकिन इसके लिए भी हमें न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत आखिर हमें पड़ी क्यों। अब हम बात करेंगे इंडिया के कुछ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के बारे में, जो मेन हमारा टॉपिक है आज का, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इंडिया में अभी फिलहाल जो है 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, मतलब टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है अभी 22 हैं जो अभी यूज़ में हैं, मतलब जो ऑपरेशनल हैं, जो चल रहे हैं, ठीक है, ये 22 हैं। तो इनमें से जो 18 हैं वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, और लाइट वेट रिएक्टर्स जो हैं वो टोटल 4 है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स है, प्रेशराइज वाइट, इनकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स जो है 18 हैं, और लाइट वेट रिएक्टर्स हमारे पास टोटल 4 हैं जो ऑपरेशनल है। ये देखिए, ध्यान रखिए इस बात का कि मैं आपको कह रही हूँ ये अभी ऑपरेशनल है, ठीक है। इंडिया हैज़ 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं ये। तो मैं प्लांट्स के बारे में बात कर रही थी, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो देखिए ये जो 4 प्लांट्स आपको दिख रहे होंगे, ये 4 प्लांट्स हैं, ये यूनिट्स हैं इसकी 1 2 3 4, तो 4 यूनिट है टोटल तारापुर में। तारापुर कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, 4 यूनिट है, 1 2 3 4 मैंने लिखी हुई है, ठीक है। और टाइप कौन सी है? BWR है, BWR है, यहाँ पे PHWR है। ये जो मैंने आपको बताया था प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, इस तरह से ये जो है, तो इस तरह से ये इनकी टाइप है, ठीक है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, फिर तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये मतलब 4 हैं। तारापुर में 4 यूनिट्स हैं इसकी, आपको बस इतना याद रखना है, बाकी चीज़ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कैपेसिटी भी आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि तारापुर में टोटल आपके 4 प्लांट्स हैं, ठीक है, 4 यूनिट है मतलब, और ये महाराष्ट्र में है। तो तारापुर, आपको देखो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कौन से राज्य में है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। कितनी यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स हैं, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इस्टेब्लिश्ड की अगर हम बात करें तो जो पहली यूनिट थी वो 1969 में लगी थी, उसके बाद फिर अगले भी 1969 में, और फिर 2006 में, और फिर 2005, मतलब 2005 में लगी एक, और एक 2006 में लगी। तो इस तरह से तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो टोटल 4 हैं। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो रावत भाटा जो है आपका राजस्थान में है, रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन, इसकी टोटल 6 यूनिट्स हैं। अभी 3 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 3 मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगी आपको। तो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट, तो इसमें देखिए कैपेसिटी इनकी इसकी 100 मेगावाट की है, इसकी 200 की, इसको 220 की। ये आपको ये और ये चीज़ जो है टाइप इतनी याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपके लिए जनरल एक नॉलेज के लिए बता दिया आपको। बेसिकली आपके लिए ये पता होना चाहिए कि रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? राजस्थान में है। दूसरी चीज़, इसकी कितनी यूनिट है? टोटल 6 यूनिट्स है रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन की। और इस्टेब्लिश ईयर जो है आप याद रख सकते हैं कि पहला 1973 में लगा, फिर 1981 में, फिर 2000 में लगा, और अगले हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए हम अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए ये है आपके नेक्स्ट, तो हमारे नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो रावत भाटा के मैंने आपको बताया था राजस्थान में टोटल कितने हैं? 6 हैं टोटल। तो ये है चौथा, पांचवा और छठा, मतलब 4th, 5th और 6th यूनिट इसकी ये हैं, और यही 220 इसकी जो मेगावाट की कैपेसिटी है।
उसके बाद 2000 में ये लगा था, ये जो चौथी यूनिट थी। फिर जो 5वीं और छठी लगी वो 2010 में लगी। उसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में भी आप देख रहे होंगे टोटल हमारी 4 यूनिट्स हैं, लेकिन इनकी जगह अलग अलग है, ठीक है। जो कलपक्कम में है इसमें 2 यूनिट है, पहली और दूसरी, और ये भी पहली लगी 1984 में, फिर 1986 में लगी। उसके बाद हम बात करें तो कुंडनकुलम जो है, कुंडनकुलम जो एटॉमिक पावर स्टेशन है, इसकी भी 2 यूनिट है, ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। तो कलपक्कम और कुंडनकुलम जो है तमिलनाडु में 2 पावर प्लांट्स आपको याद रखने हैं, और यूनिट टोटल 4 है, ठीक है। तो ये बना था 2014 में कुंडनकुलम का, और ये 2017 में, मतलब ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं, रिसेंट ही हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो आपने अभी तक क्या देखा है कि 4 तो महाराष्ट्र में है, 4 यूनिट तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की तो 6 यूनिट राजस्थान में है, और तमिलनाडु में भी टोटल 4 हैं। तो ये अभी तक ऑपरेशनल हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है कैगा जनरेटिंग स्टेशन जो है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में भी टोटल 4 यूनिट्स हैं, लेकिन स्थान एक ही है यहाँ पे, कैगा, ठीक है। कैगा आपने सुना भी होगा, कैगा कर्नाटक में है, और इसकी भी यहाँ पर 4 यूनिट्स हैं, और कैपेसिटी इसकी 220 यूनिट्स हैं। और इसमें जो पहला लगा 2000 में, दूसरा 2000 में, फिर तीसरा 2007 में, और चौथा जो है एक ये लगा 2011 में। तो आपको याद रखना है कर्नाटक में जो कैगा एटॉमिक स्टेशन है ये, इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये देखेंगे 19 नंबर पे अगर मैं बताऊं तो नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। तो नरोरा की 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। स्थान तो एक ही है नरोरा, लेकिन यूनिट्स 2 हैं। उसके बाद कैपेसिटी 220 ये 1991 और 1992 में लगे। तो 2 यूनिट आपकी हो गई उत्तर प्रदेश में। उसके बाद काकरापारा, और ये भी काकरापारा, इसकी 2 यूनिट जो हैं ये गुजरात में है, काकरापारा, याद रखना है आपको। और इसकी 220 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट की इसकी क्षमता है, और 1993 और 1995 में जो है ये लगे थे। तो टोटल आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए वो हैं 22, और जगह कितनी है, 7 जगह हैं, ठीक है। अगर आप फिर से वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आप देखेंगे 7 जगह, तो टोटल 7 है, लेकिन अगर यूनिट की बात करें तो वो हमारी 22 यूनिट्स हैं टोटल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि टोटल 7 जगह पे ये जो है चल रहे हैं, और यूनिट्स हमारी टोटल 22 हो जाएंगी इसमें। अब हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी उनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी 2 यूनिट हैं जो गुजरात में लगेंगी, मतलब गुजरात में बन रही हैं। दूसरा जो है रावत भाटा है एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, इसकी भी 2 यूनिट जो हैं वो राजस्थान में चल रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद कुंडनकुलम एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है तमिलनाडु में है, इसकी भी 2 यूनिट जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद कुम्हारिया एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, देखिए काफ़ी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुम्हारिया, तो ये हरियाणा में है, आपको याद रखना है, और इसकी 1 यूनिट है, ठीक है। तो ये टोटल जो हमारी हो गई 7 यूनिट्स जो हैं, ये 7 यूनिट जो है हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये आपको याद रखना है। देखिए आपको डिवीजन पता होना चाहिए कि टोटल 22 यूनिट्स जो है वो ऑपरेशनल है, 7 अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कुछ जो प्रपोज्ड हैं, मतलब जिनकी प्लानिंग की जा चुकी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आपको याद रखना है कि गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और हरियाणा में जो है हमारे 7 यूनिट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब हम बात करेंगे सम यूनिट्स हैव बिन प्लान, मतलब इनकी प्लानिंग की जा चुकी है, तो ये भी देख लेते हैं। तो मैंने आपके लिए लिख दिया है कुमारिया हरियाणा में जो है और भी यूनिट्स की प्लानिंग चल रही है। उसके बाद जैतापुर जो है महाराष्ट्र में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। तो जैतापुर का प्लांट आपको याद रखना है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में लगेगा ये, ठीक है। इसकी प्लानिंग भी चल रही है। उसके बाद चुटका मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कोवलडा आंध्र प्रदेश में, उसके बाद हरिपुर जो है वेस्ट बंगाल का है, उसके बाद कुंडनकुलम अगेन तमिलनाडु। तो कुंडनकुलम जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा तीनों जगह पर है इसकी छाया, मतलब एक तरह से इसके ऑपरेशनल भी हैं प्लांट्स, इसके अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, और साथ ही साथ इस पर प्लानिंग भी चल रही है और यूनिट्स की। तो ये जो सारे हैं अभी ये कंस्ट्रक्शन में नहीं है, इन पर प्लानिंग हो चुकी है, मतलब इनको भी आगे जो है प्रपोज्ड है ये, तो इनको भी आगे लगाया जाएगा। तो ये हैं आपके कुछ यूनिट्स मैंने इसमें नहीं लिखी है, बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इनके बारे में प्लानिंग की जा रही है। कुमारिया हरियाणा, जैतापुर महाराष्ट्र, चुटका मध्य प्रदेश, कोवलडा आंध्र प्रदेश, हरिपुर वेस्ट बंगाल और कुंडनकुलम तमिलनाडु। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिखे हैं। देखिए वैसे तो पढ़ने को तो बहुत कुछ होता है हर चीज़ पर, हर चीज़ मैं एक वीडियो में नहीं डाल सकती, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए लिखे हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो ये जो है देखिए जो एटॉमिक एनर्जी है इसके ऊपर रिसर्च भी की जाती है। तो हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इंडिया में, सारे आपको याद रखनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है BARC, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी या
फैकल्टी की बात करूँ अगर मैं इंडिया में, तो BARC जो है वो टॉप पर है, क्योंकि पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर था जो कि हमारे जो साइंटिस्ट थे, भाभा साइंटिस्ट थे जो हमारे, उन्होंने क्या किया था कि न्यूक्लियर पावर पर रिसर्च जो है उन्होंने स्टार्ट की थी। फिर उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी एक प्लेन क्रैश वगैरह में, तो इस वजह से जो है इस सेंटर का नाम जो है बाद में चेंज करके इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लिख दिया गया। और अब इसका जो हेडक्वार्टर जो है आपको पता होना चाहिए कि मुंबई में है, ठीक है। तो ये जो रिसर्च सेंटर है, तो जो मैंने कहा NPCIL तो है जो बेसिकली संचालन कर रही है, जैसे इम्प्लीमेंटेशन करती है, लेकिन रिसर्च वगैरह जो करती है वो BARC इसमें इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और चीज़ें बता देती हूँ कि जो अप्सरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो इंडिया का और एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था, ठीक है, अप्सरा। और इसको नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, जो हमारे PM थे उस टाइम पे। तो इन्होंने इसको अप्सरा नाम दिया था और इसका ये एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय PM नेहरू ऑन 20 जनवरी 1957। इनॉग्रेशन इसका 1957 में हुआ था, वैसे ये बनकर तैयार हो गया था 1956 में। ओके, तो इनॉग्रेशन हुआ था इसका 1957 में। उसके बाद सिरस जो है वो सेकेंड न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसके बाद इंडिया का, और उसके बाद थर्ड इंडिया का था ज़ेरलिना, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, अप्सरा, सिरस और ज़ेरलिना। और ये जो अप्सरा है ये अभी भी इसका अपडेटेड वर्जन जो है वो यूज़ हो रहा है, इसको अप्सरा अपडेटेड कहते हैं शायद। तो आपको याद रखना है कि अप्सरा जो है अभी रिसेंटली यूज़ में है, एक अपग्रेडेड वर्जन में है एक तरह से, ठीक है। इसका नया वर्जन जो है अप्सरा का वो अभी यूज़ में चल रहा है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसके अलावा पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3 और भी थे न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उनकी भी आपको याद रखना है कि वो भी इंडिया में थे। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए, लेकिन मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए इसमें पता चला कि कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में आपको पता चला कि कंपनीज एक्ट जो है वो 1956 का है, ठीक है। उसके अंतर्गत जो है कंपनीज का सेटअप किया जाता है। देखिए वैसे तो न्यूक्लियर, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करें तो इंडिया में पब्लिक सेक्टर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका रिसर्च हो गया और उसके बाद आपका प्राइवेट सेक्टर हो गया। तो तीनों ही मिलके काम करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर मैं रिसर्च में बात करूं तो आपकी BARC सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो आपका जो NPCIL है, NPCIL जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भावनी के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो इसके बारे में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं इंडिया के। आपको बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स के नाम भी आपको याद रखने ज़रूरी हैं, बेसिकली वही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सा इंडिया का पहला रिएक्टर था, कौन सा दूसरा था, कौन सा तीसरा था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर रिसर्च सेंटर के बारे में पूछा जा सकता है कि इंडिया का कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर है, तो आपको वो भी याद रखना है, उसका हेडक्वार्टर भी याद रखना है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको याद रखने ही रखने हैं कि कितने हैं टोटल। मैंने बताया 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं आपके अभी ऑपरेशनल हैं, उसके बाद 7 यूनिट्स जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, और कुछ और यूनिट्स हैं जो प्लान या प्रपोज है वो मैंने आपको बता दी है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे कुछ ना कुछ कंटेंट जो है आपको अपने एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर बेस्ट कंटेंट मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।